ये सवाल है। अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 watt फॉर 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। दूसरा पार्ट क्या है बेटा, पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स। और तीसरा पार्ट है द करंट, आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। कैसे करेंगे? हम्म, ठीक है भाई। जहां कहीं भी वॉट लिखा है इसका मतलब क्या है भैया, ये पावर है। पावर इक्वल टू 100 watt। ठीक है, पावर क्या है, हाँ बिल्कुल, पाई पावर इक्वल टू क्या है, 100 watt। और यहाँ वोल्टेज कितना दिया हुआ है, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। बात समझ में आ रही? कह रहा है रेजिस्टेंस निकालना है आपको। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। फिर बोला है पीक वोल्टेज। क्या निकालना है बेटा? पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, ये भी निकालना है। और साथ में क्या दिया हुआ है, आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। तो सबसे पहली चीज देखना है, तुम्हें ये बताना होगा, सबसे पहले मुझे बताओ कि जो 220 वोल्ट है ये आरएमएस वोल्टेज है कि एवरेज वोल्टेज है? मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जो भी सप्लाई की वोल्टेज होती है वो हमेशा क्या होती है, आरएमएस होती है। सिखाया था ना कि सप्लाई में जो भी चीजें होती हैं, सप्लाई जैसे जो भी 220, 230, 240 जो भी है वो क्या है, आरएमएस है। तो ये ऑलरेडी क्या है, आरएमएस वोल्टेज है। क्या भैया? आरएमएस वोल्टेज है। एक फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है, पावर इक्वल टू, बोलो बोलो, वोल्ट इनटू करंट। और ये करंट कौन सा है, आरएमएस। कौन सा करंट है अभी, आरएमएस। तो यहां से आई आरएमएस बराबर क्या होगा, बोलो, पी अपॉन में वी आरएमएस। पी अपॉन में वी आरएमएस। पावर क्या है, 100 बटे में क्या हो जाएगा, 220। बात समझ आ रही? तो यानी कि अगर इसको मैं काट देता हूं तो ये 5/11 हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, 5/11। और करंट है तो यूनिट क्या होगी, एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं, अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, आई आर एम एस की वैल्यू तो निकल गई। अब रेजिस्टेंस की बातें पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस की बातें पूछ रहा है तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, आर इक्वल टू वी अपॉन में आई। बात समझ आ रही? और v अपने पास कितना है, 220 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन में 11। तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 220 इंटू 11 अपॉन में 5। कटाएंगे इसको बेटा, कटाइए। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो कितना आएगा, 44 × 11 कितना हो जाएगा, 440 प्लस 44, क्या आ जाएगा, 484 ओम। क्या होगा भैया, कैसे हुआ समझ रहे हो ना, 44 × 10 + 1, तो 440 प्लस का 44 यानी कि 484 ओम। अगला क्या है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। अगला क्या है, अब क्या निकालना है हमको, पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज यानी मैक्सिमम वोल्टेज। क्या निकालना भाई? अब आप लोगों का ज्ञान काम करेगा जो आप लोगों को सिखाया गया है। मैक्सिमम वोल्टेज कैसे निकालेंगे, आरएमएस से मैक्सिमम वोल्टेज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है। क्या सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था, वी आरएमएस जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज का 70.7%, यानी कि 0.707। यही सिखाया गया था ना। वी आर एम एस क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज का 70.7%, 70.7%। पिछली क्लास में यही बताया था। तो अगर उसको डेसिमल में बदलेंगे बच्चा तो क्या हो जाएगी, 0.707। तो वी आर एम एस की वैल्यू तुम्हें पता है, क्यों भाई, वी आर एम एस की वैल्यू कितनी, हाँ जी, तो 220 लिख देंगे यहाँ।
वी नॉट और अपॉन में क्या हो जाएगा 0.707। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू जो है जिसे हम मैक्सिमम वोल्टेज बोल रहे हैं वो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताएंगे। क्या होगा 220 बटे में 0.707। तो आंसर आएगा 0.3 तो यानी कि आएगा बेटा ये 311.17 वोल्ट। ये है मैक्सिमम वोल्टेज। 5/11 एम्पियर भी ओके है। अगर इसको डेसिमल में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, कोई बता सकता है? 0.45। ठीक है, क्या आएगा 0.45 एम्पियर। ये सवाल समझ आ रहा है? क्लियर है? ठीक। अभी इसको मैं पॉज कैसे कर सकता हूँ? तो फिर इसी को ऑन करूंगा तो इसी में होगा क्या, अलग हो जाएगा वो? पॉज पॉज का नहीं है हिसाब किताब, पॉज कर दूं। देखो कह रहा है पिछले सेक्शन में क्या हम लोगों ने देखा कि करंट थ्रू रजिस्टर इज इन फेज विथ एसी वोल्टेज। अभी पिछला जो देखा था, पिछला जो हम लोगों ने बात करी थी, याद करो कि उसमें इस तरीके से कुछ चीजें जा रही थी। ठीक है, और जिसमें मैक्सिमम पॉइंट पर हमने क्या नाम लिखा हुआ था, वी एम या वी नॉट, और फिर उसके नीचे नीचे ऐसे करके एक चीज जा रही थी। ठीक है, इसको क्या नाम दे रहे थे, आई एम। तो तुमने क्या देखा कि ये दोनों चीजें वोल्टेज और करंट, ये ओमेगा टी की एक्सिस थी बेटा। ये वोल्टेज और करंट क्या था, आपस में फेज में चल रहे थे। फेज मतलब इनका एंगल क्या था, ओमेगा टी था। देखो ये केस दिख रहा है, यहाँ पर करंट और वोल्टेज आपस में क्या है, एक ही एंगल पर है, मतलब कि क्या है, ओमेगा टी। अब ध्यान से देखेंगे, बट दिस इज नॉट सो इन केस ऑफ इंडक्टर या कैपेसिटर या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सर्किट्स। इंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होता कि ये फेज से फेज साथ मिला के चले। समझ आ रहा है? तुमने कहा हाँ तो हाँ, उसने कहा ना तो ना। जैसे हिप्नोटाइज व्यक्ति देखते हो, वो फेज में चलता है। हिप्नोटाइज व्यक्ति, हिप्नोटाइज का मतलब समझ, किसी ने किसी को वशीभूत कर लिया, वश में कर लिया है भाई। हाँ, नियंत्रण कर लिया। उसने बोला रात तो रात, हम बोले रात तो रात, हम बोले दिन तो दिन। समझ रहे हो? तो वो वाला हिसाब किताब। तो ये चीजें कह रहा, बट इन दिस इज नॉट इन केस ऑफ इंडक्टर। ऐसा इंडक्टर या कैपेसिटर या एलसी सर्किट में नहीं होता। इन ऑर्डर टू शो द फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट, एसी सर्किट में फेज और सॉरी वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, फेज रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम हमारे दिमाग में हम लोग कौन सा आइडिया यूज करते हैं, नोशन मतलब आइडिया होता है बेटा, फेजर का आइडिया यूज करते हैं। किसका आइडिया यूज करते हैं, फेजर का आइडिया यूज करते हैं। किस चीज का, फेजर का। और यहीं से आया फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट। किस चीज का आया, फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट। फेजर है क्या, तो फेजर एक वेक्टर होता है जो कि ओरिजिन के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेशन को शो करता है। वर्टिकल कंपोनेंट उसका क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, रिप्रेजेंट साइनसोइडली वैरिंग क्वांटिटी V and I, and magnitude of phasor V and I represent the amplitude of peak voltage VM and IM। ये आपको पता है ना? तो ये वाली चीज किस चीज को दिखाएगा, ये तुम्हें पता है कि ये वाली चीज किसको दिखा रहा है, VM को दिखा रहा है, और ये वाली चीज किसको दिखा रहा है, IM को दिखा रहा है। दीज आर द पीक मैग्नीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट of these oscillating quantities show the voltage and current phasors and their relationship with time t। उसके साथ क्या कराएगा, वो टाइम टी के साथ रिलेशनशिप को दिखाएगा। जैसे घड़ी होती है, घड़ी, तो उस घड़ी की सुई की तरह इसको समझो। क्या समझो, घड़ी की सुई की तरह। अब ध्यान से समझना, इसको तुम मान लो मिनट का घंटा, मतलब मिनट का सुई, और इसको नीचे वाले को मान लो बेटा घंटे का सुई। बात समझ रहे, आपस में एक दूसरे पर सुपर इम्पोज यानी लदे हुए हैं।
तो ये केस किसका बन गया बेटा, ये केस किसका बन गया बताओ, फेज का, सेम फेज में वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, उसका ये केस बन गया। बात समझ में आ रही? तो ये सारी चीजें अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। रेजिस्टिव सर्किट में अगर मैं बात करता हूं तो रेजिस्टिव सर्किट में सेम यही केस होता है, ठीक है। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर के केस में बात करता हूं, इंडक्टर के केस में बात करता हूं, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इस चीज को दिखाता हूं। कहाँ था, इस वाले में खुला हुआ था। V माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। थोड़ा सा इस चीज को समझ ही लो। सबसे पहले कह रहा है कि जो पिक्चर देख रहे हो इसमें बेटा ये क्या है, इंडक्टर है। ये क्या लगा हुआ है, इंडक्टर। इंडक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, वैसे ही इंडक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। और ये क्या है बेटा, ईएमएफ है। तो कह रहा है फिगर 7.5 shows an AC source connected to an inductor. Usually inductors have appreciable resistance in their winding, but we shall assume that inductor has negligible resistance. कह रहा है इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होती है, इंडक्टर के वाइंडिंग में क्या होगा, रेजिस्टेंस तो होती है, लेकिन हमको मान के चलना है कि इंडक्टर के पास नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है। Thus the circuit is purely inductive. उस केस में सर्किट क्या हो जाएगा, प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट हो जाएगा। और वोल्टेज तो तुम्हें पता ही है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, कैसे आया तुम्हें पता है कल से। यूजिंग द किरचॉफ रूल, तो उस केस में क्या होगा कि द सम ऑफ वोल्टेजेज अक्रॉस द लूप, सम ऑफ वोल्टेजेज या सम ऑफ ईएमएफ अक्रॉस द लूप क्या होना चाहिए बेटा, वो जीरो होना चाहिए। सम ऑफ वोल्टेजेज अक्रॉस द लूप क्या होना चाहिए भाई, जीरो होना चाहिए। सिंस देयर इज नो रेजिस्टेंस इन सर्किट, कह रहा है कि अगर इस सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो उस केस में क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, माइनस का एल डी आई बाई डी टी, माइनस का एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। वी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है सेकेंड टर्म इज सेल्फ इंड्यूस्ड फराडे ईएमएफ। ये एल डी आई बाई डी टी क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड फराडे ईएमएफ है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। जो सप्लाइड अप्लाइड वोल्टेज है ना बेटा, अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे कौन है बताएंगे, बताएंगे। अप्लाइड वोल्टेज ये है ईएमएफ ही। अप्लाइड वोल्टेज क्या है, कोई सोर्स, कोई बैटरी भी हो सकती है जिससे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया, वो अप्लाइड वोल्टेज है। लेकिन यहाँ पे अगर इंडक्टर लगा दिया तो इसके क्या करेगा, ये इसका जो वोल्टेज जो प्रोड्यूस होगा, इसका जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा एल डी आई बाई डी टी की वजह से, इसमें करंट क्या होता है, समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। और उसके इंडक्टेंस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वोल्टेज को जनरेट करता है, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड फराडे वोल्टेज या सेल्फ इंड्यूस्ड फराडे ईएमएफ। देखो बेटा लिखा हुआ है क्या, ये सेल्फ इंड्यूस्ड फराडे ईएमएफ। ये सेल्फ इंड्यूस्ड फराडे ईएमएफ कैसा होता है, इस वोल्टेज को अपोज करता है, अप्लाइड वोल्टेज को क्या करता है, अपोज करता है। तो अब किसी सर्किट में एक वोल्टेज पॉजिटिव है और दूसरा वाला वोल्टेज क्या है, नेगेटिव है। ये दूसरा वाला वोल्टेज ये है एल डी आई बाई डी टी, नेगेटिव है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। किसके रूल से हो रहा है, ये किरचॉफ के लूप रूल से हो रहा है। किसके रूल से हो रहा है बेटा, किरचॉफ का लूप रूल। किरचॉफ का लूप रूल क्या कहता है, सम ऑफ वोल्टेजेज अक्रॉस द सर्किट शुड बी जीरो। तो सम ऑफ वोल्टेजेज मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जोड़ जाड़ के क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। एल क्या है यहाँ पर, एल सेल्फ इंडक्टेंस है। एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। एल क्या है भाई, सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है? तो इस चीज को थोड़ा सा अगर तुम देखना चाहो तो इस वाले नोट्स में जो मैं हमेशा दिखाता हूं, जिसमें खुला हुआ ये, इस वाले में हम लोगों ने जो बात करी है बेटा, अच्छा प्योर रेजिस्टिव के केस में मैंने बता दिया है। प्योर रेजिस्टिव के केस में क्या होता है, करंट और वोल्टेज क्या होते हैं बेटा, फेज में होते हैं, है ना। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज क्या होता है, फेज में होता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट देख, हाँ बिल्कुल बनाओ, डालो। एसी सर्किट विथ प्योर रेजिस्टर, एसी सर्किट विद प्योर रेजिस्टर, ध्यान से देखेंगे। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आपको पता है, पता है कि नहीं पता है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी पता है ना। और I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में, यार V की जगह पे क्या यूज किया है, ईएमएफ।
तो आई इक्वल टू ई एम एफ अपन में आर। बात समझ में आ रही? तो इसी चीज में अगर पूरे में आर कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो कल भी मैंने बताया था ई अपन में आर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी निकलता है। वेयर आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट अपन में आर, और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट अपन में आई नॉट। बेटा ई नॉट से घबराना नहीं है, ई नॉट को तुम वी एम मान सकते हो। क्या मान सकते हो, वी एम अपॉन में आई एम। वी एम क्या है भैया, ओए चचा, वी एम क्या है ये, वी एम मैक्सिमम वोल्टेज है, वी आर एम एस नहीं है। यही तो मैं सिखा रहा हूँ भाई, गलती कर दोगे बेटा। क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है, ठीक है। आई एम क्या है, मैक्सिमम करंट है। पीक या तुम्हारे में दिमाग में आए तो ये भी याद कर सकते हो, पीक वोल्टेज और पीक करंट का जो रेशियो है, ये वाली चीज है यहाँ पर, ठीक है ना, मैक्सिमम ऑब्लिक पीक करंट। क्लियर है? तो रेजिस्टिव सर्किट में एक जो पक्की लाइन याद रखने वाली है वो क्या है बेटा, ईएमएफ एंड करंट शुड बी इन द आर इन द सेम फेज। ईएमएफ और करंट क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। लिख लिया है सब? ठीक है, तो इसका डायग्राम देख सकते हो, और मैं फेजर का डायग्राम बनाऊं सबसे पहले। हाँ, ये ग्राफ बनाओ बेटा, ये फेजर का ग्राफ। ये क्या है, इसका फेजर डायग्राम। ये क्या है, फेजर डायग्राम, ठीक है। ये है फेजर डायग्राम, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। ये फेजर डायग्राम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टर, है ना, एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर के केस में एसी सर्किट का क्या केस बनता, तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेल्फ इंड्यूस्ड फराडे ईएमएफ क्या बनता था, माइनस का एल डी आई बाई डी टी। समझ आ रहा है, ये कहां से आया, माइनस का एल डी आई बाई डी टी। यही इंडक्टर ही क्या करता है, एक प्रकार का बैक ईएमएफ माइनस वाला रेजिस्टिव वोल्टेज निकालता है, जो कि अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करता है। इसी वजह से हम लोगों ने कहा था V माइनस का एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्या बोला था, जीरो। इसीलिए ईएमएफ, अगर ईएमएफ बराबर अगर यहाँ से निकालना पड़े या वोल्टेज इक्वल टू निकालना पड़ेगा तो क्या निकल जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। ईएमएफ इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, एल डी आई बाई डी टी। समझ में आ रहा? और ये जो ईएमएफ है बेटा वो किसके बराबर होता है बताओ, ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है, हाँ कि ना। ईएमएफ किसके बराबर होता है भाई, ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। अब जब ई नॉट साइन ओमेगा टी एल डी आई बाई डी टी के बराबर होगा, तो यहां से डी आई बाई डी टी की वैल्यू अगर तुम निकालोगे, बेटा ध्यान से देखना, ई नॉट साइन ओमेगा टी जो है एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है, ध्यान देना। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं, डी आई की वैल्यू निकालनी हो तो ये वाला डी टी इधर चला आएगा, तो क्या बनेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये वाली चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ पर एल जो है, ये वाली जो चीज है एल, या यहाँ पे जो एल है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ई नॉट अपॉन में एल साइन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आई हो जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही? अब जब ये चीज हो जाएगी, ध्यान से समझना है, इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना। क्या करना भैया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। जहां इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई किस चीज में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। पता है ना, डी एक्स किस चीज में चेंज हो जाता है, एक्स में चेंज हो जाता है। तो वैसे ही डी आई किस चीज में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये इंटीग्रेशन आया, ई नॉट अपॉन में एल आया, ध्यान से समझेंगे बच्चा, एकदम घबराएंगे नहीं, साइन ओमेगा टी डी टी आया। अब ई नॉट अपॉन में एल तो कांस्टेंट है, समझते हो इस बात को, तो ई नॉट अपॉन में एल बाहर कर दो। और साइन ओमेगा टी का अब हमको क्या करना है भाई बताओ, साइन ओमेगा टी का बेटा इंटीग्रेशन करना है। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट अपॉन में एल, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बताएंगे, माइनस का कॉस ओमेगा टी।
माइनस का कॉस ओमेगा टी। बात समझ में आ रही? यहाँ पर माइनस का कॉस ओमेगा टी आता है। अच्छा, साइन ओमेगा टी को क्या लिखा जा, अरे सॉरी, कॉस ओमेगा टी को साइन के टर्म्स में क्या लिखा जा सकता है, बता सकते हो? कॉस को अगर साइन के टर्म्स में लिखना हो तो क्या लिखोगे? क्यों भाई? कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है? हाँ जी। अगर यहाँ पर लिखना है कॉस ओमेगा टी, ध्यान से देखना बेटा, कॉस ओमेगा टी, तो इसको लिखना पड़ेगा साइन 90 माइनस ओमेगा टी, हाँ कि ना? तो बच्चा यहाँ पर जो आपका एक्सप्रेशन आया था वहां पे क्या आया था? माइनस का कॉस ओमेगा टी, तो यानी कि ये माइनस यहाँ पे ले आओ, माइनस यहाँ पे ले आओ, और ये क्या हो जाएगा? साइन ओमे 90 को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई टू माइनस का ओमेगा टी। ये बात आपको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर थोड़ा सा, अच्छा, अब इस माइनस को अंदर अगर लेंगे, अगर इसी माइनस को हम क्या ले लेंगे? अंदर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टू माइनस का पाई बाई टू, हाँ कि नहीं? जो माइनस है वो प्लस बन गया, जो प्लस है वो, समझ आ रही? तो ये ओमेगा ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू कहाँ से आया, समझ आ रहा है? तो यानी कि एक बात समझ आ रही है कि यार यहाँ पर एक चीज होता है बेटा लीड करना, एक होता है लैग करना। जब कोई चीज माइनस में जाती है तो क्या करती है? लैग होती है। तो यहाँ पर जब हमने करंट की इक्वेशन देखी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू, तो माइनस का पाई बाई टू का मतलब अब तो फेज डिफरेंस आ गया। पिछली बार में प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं नहीं था। अभी इस बार क्या आ गया? फेज डिफरेंस आ गया। और कितने का फेज डिफरेंस आया? तो कह रहा ओमेगा टी में से पाई बाई टू का क्या आ गया? फेज डिफरेंस। इसका सीधा मतलब क्या है कि करंट जो है ईएमएफ से कितने डिग्री का डिफरेंस रखेगा? पाई बाई टू का। कितने का डिफरेंस रखेगा? पाई बाई टू का। क्लियर हो रही है बात? अब थोड़ा समझना है। सबसे पहला नंबर पे अगर मैं बात करता हूं, तुम्हें क्या करना है? नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेनी है, ठीक है? नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, एक्स और वाई ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले क्या चीज ड्रॉ करनी है? ईएमएफ पहले ड्रॉ करनी है, क्योंकि ईएमएफ क्या कर रहा है? देखो, करंट लैग बिहाइंड बाय ईएमएफ। बात समझ आ रही? ईएमएफ से लैग कर रही है करंट, तो ईएमएफ को पहले ड्रॉ करेंगे और फिर 90 डिग्री पर हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? करंट को। कितने डिग्री से लैग कर रहा था? 90 डिग्री से। और यहाँ पर ये जो टाइम एक्सिस है जीरो वाला, है ना, एक्स एक्सिस से कितना डिग्री है? माइनस का ओमेगा टी। तो ये वाली चीज आएगी ओमेगा टी। तो ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू का मतलब क्या है? करंट ईएमएफ से कितना लैग कर रही है? पाई बाई टू। क्लियर हो रही है बात? इस बात को समझोगे? ध्यान से समझना है, ऐसे समझ लेंगे। अब ये तो तुम्हारा फेजर डायग्राम है। ये कौन सा डायग्राम है बेटा? ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाएगा बेटा कि प्योर इंडक्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम बना के दिखाओ। बात समझ में आ रही? या तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंड्यूस्ड फैराडे ईएमएफ, तो तुम्हें खट से बताना होगा क्या? एल डी आई बाई डी टी। अभी भी देखा था ना, एल डी आई बाई डी टी। तुमसे ये भी पूछा जाएगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस साइन विच इज अटैच्ड विथ एल डी आई बाई डी टी, तो तुम्हें बताना होगा बिकॉज इट इज अपोजिंग इन नेचर। ये अप्लाइड वोल्टेज को क्या करता है? अपोज करता है, या बैक ईएमएफ बोल सकते हैं। फिर ये सवाल बनेगा कि ये बताओ कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट ईएमएफ से कितना डिग्री लैग करती है? ठीक है, करंट ईएमएफ से पाई बाई टू पर लैग करती है, या ईएमएफ करंट से पाई बाई टू से लीड करता है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। अब यहां पर ये बात समझने वाली है, ये देखो, ये ईएमएफ का केस है, ये जीरो से उठ गया और इस तरीके से जाएगा। बात समझ में आ रही? और यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये नीचे से उठता है। क्या करता है? ये नीचे से उठता है। तो आप लोगों ने देखा कि फेज डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज, देख रहे हो कि नहीं? ये फेज डिफरेंस आया कि नहीं आया? यहाँ पर क्या था? अगर हम देखें तो ये वाली चीज जीरो से उठ रही है, और यहाँ पर ये क्या बना? ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू क्या बन गया? इसका फेज डिफरेंस। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। चले आगे, बनाइए, बिल्कुल बनाइए, जल्दी से बनाइए।
हाँ, यहाँ पे देखा गया, थोड़ा सा ये चीज देखेंगे। अभी ऊपर हम लोगों ने बात करी थी, हो गया, ये फेजर डायग्राम बन गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम लोगों ने जो इंटीग्रेट किया था साइन ओमेगा टी का, क्या किया था, माइनस का कॉस ओमेगा टी, और अपान में भी तो आएगा ओमेगा, तो यही वाला ओमेगा है बेटा, ध्यान से समझना है। थोड़ा सा एक बार ऊपर बिता देते हैं, कुछ छूट गया है लग रहा है, इसमें एक बार फिर से देख ही लो, टेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो छोड़ ही देते हैं, है कि नहीं, ई नॉट अपन में एल छोड़ दिया, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, माइनस का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा, जो कि डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ई नॉट अपॉन में क्या बन गया, ओमेगा एल बन गया बेटा, ई नॉट अपॉन में क्या बन गया, ओमेगा एल बन गया, और ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल बन गया, और साथ में क्या बन गया, माइनस का कॉस ओमेगा टी, क्या बन गया, माइनस का कॉस ओमेगा टी। फिर बाद में हम लोगों ने इसी चीज को क्या लिखा था बेटा, माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लोगों ने बदल दिया था माइनस साइन, और क्या लिखा था, 90 90 माइनस ओमेगा टी, क्या लिखा था, 90 माइनस ओमेगा टी, यही माइनस साइन अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ना, तो इसलिए अंदर चला जाएगा। टी नॉट अपन में ओमेगा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू। यहाँ से क्लियर हुआ था कि भैया जो ई नॉट अपन ओमेगा एल है, ये किस चीज में बदल रहा है, आई नॉट में बदल रहा है, किस चीज में बदल रहा है भाई, तो आई इक्वल टू ये क्या बन गया, आई नॉट, और ये क्या बन गया, साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू। यहाँ से ये बात क्लियर हुई थी कि करंट जो है ईएमएफ से 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, लैग कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आई नॉट इक्वल टू, ये बहुत प्यार से समझ लो कि बच्चा आई नॉट इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा है, आई नॉट इक्वल टू हम लोगों ने लिखा है ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल को लिखा है, और आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल। और इसी चीज को अगर तुम कंपेयर करना चाहो तो तुम ओम्स लॉ से तुम क्या जानते हो, वी एम अपॉन में आर से कंपेयर कर सकते हो, आई इक्वल टू वी अपॉन में आर। तो तुम्हें ये बात समझ में आ रहा होगा कि जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसी को मैक्सिमम ईएमएफ से ई नॉट से रिप्लेस किया गया है, और आर है उसके जगह पे ओमेगा एल आया हुआ है, आर है उसको इसके जगह पे क्या आया है, ओमेगा एल। बेटा ये जो ओमेगा एल है ना, उसी को एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, बहुत ध्यान से समझेंगे, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। आर की यूनिट क्या होती है बताएंगे कोई, आर की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी। तो ये जो है ना ओमेगा एल या एक्सएल, इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, ओम ही होगी, क्लियर है। अब बेटा याद रखेंगे एक्सेल को बोलते क्या है, तो एक्सेल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, क्लियर हो रही है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ये बात बहुत पक्के से याद रखेंगे, ये सारी कहानी, ये जो लिखा हुआ है ना, ये सारी चीजें यही है। अभी आपको समझ में आ गया कि फेजर डायग्राम कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि भैया प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कौन किसको लैग करता है, तो याद रखना चाहिए
कौन किसको लैग करता है? तो करंट लैग करता है ईएमएफ से कितने डिग्री? 90 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, π/2। ये बात क्लियर हो रही? आगे बढ़ा जाए, फेजर बनाइए। अभी तो एल सर्किट पढ़ रहे हैं, अभी सी सर्किट पढ़ेंगे। बना लिया? गुड, हो गया। चला, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्लियर है। उसी तरीके से एक्सी बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अभी हम आगे करेंगे धीमे धीमे। चलिए, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या हुआ? ठीक है। एसी सर्किट, अरे भैया गौवा में देखते हो बोर्ड में लड़के पास हो जाते हैं, उसके माता पिता बढ़िया एकदम बांटते हैं। यहाँ 90% आ जाता है तो लड़के को सुना रहे होते हैं, बेटा 98 क्यों नहीं है? ठीक है, गांव के लोग अभी भी जीना जानते हैं यार, अच्छा लगता है मुझे। ठीक है। E इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है कि नहीं? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी सब लोग जानते हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्योरली या प्योर कैपेसिटिव सर्किट। किसको पढ़ने जा रहे हैं? प्योर कैपेसिटिव सर्किट। बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी सी सर्किट। सी सर्किट समझ रहे हो ना? देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा दिया। कोई कैपेसिटेंस का लाइव एग्जांपल हमें बता सकता है कि भैया इस डिवाइस में कैपेसिटेंस लगता है? पंखा, बिल्कुल सही। जो कैपेसिटर है ना, बिल्कुल उसमें कैपेसिटेंस की प्रोसेस है, यूज हो रही है अभी। सही बात है। अगर टुल्लू बंद किया हुआ है और उसके बाद वो उसका कैपेसिटर छू दो तो उसमें क्या होता है? अभी चार्ज होता है। उसमें क्या होता है? चार्ज होता है। ये बात दिमाग में आ गई। Q इक्वल टू देखोगे, Q इक्वल टू क्या होता है बेटा? सीई। क्या होता है? Q इक्वल टू क्या होता है? सीई। बात समझ में आ रही? सीई नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये ईएमएफ है बेटा। क्या है ये? ईएमएफ। Q इक्वल टू क्या होता है? C इंटू ईएमएफ। C क्या है बेटा? कैपेसिटेंस। C क्या है बच्चा? कैपेसिटेंस। C क्या है? कैपेसिटेंस। ठीक है, हाँ जी। या तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा Q इक्वल टू सी वी, बार बार पढ़ा होगा Q इक्वल टू सी वी, जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताए जा रहे होंगे कैपेसिटर के। बात समझ में आ रही? तो Q इक्वल टू सी वी होता है। जैसे याद करो, उसमें बताया गया था कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करते हुए जाते थे। उसी तरीके से अगर तुमसे बोला जा रहा था बेटा कि अगर कैपेसिटेंस सीरीज में लगा हो तो कैसे बताते हैं? तो कैपेसिटेंस अगर सीरीज में होता है तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और ऐसे करते हुए जाते हैं। याद है? फिर उसी तरीके से पैरेलल में जब चलते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ऐसे करते हुए हम लोग जाते हैं। क्यों भाई? पैरेलल में। लेकिन पैरेलल में जब कैपेसिटेंस जाएगा तो कैसे जाएगा? तो हो जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ रहे हो? उल्टा होता है, याद रहेगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आया तो मैंने साथ में बता दिया लपेट के। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पर देखा गया तो ये अप्लाइड वोल्टेज है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये क्या है? कैपेसिटेंस है बेटा। ठीक है, ये क्या है? कैपेसिटेंस है। तो Q बराबर यहाँ से C इंटू ई एम एफ है, और C इंटू ई एम एफ की जगह पे ई नॉट साइन ओमेगा टी आता ही है। ई नॉट साइन ओमेगा टी आता है। क्या बेटा? क्यों नहीं देगा? फेजर डायग्राम का आता है भाई, ड्रॉ करने के लिए आता है फेजर डायग्राम। हाँ, हो सकता है कि अगर 3 नंबर में आए तो डिराइव भी करना पड़े। तो छोटी सी चीज है बच्चा, एक इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। हाँ, चिंता नहीं करनी, सीख लेना है। तो C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है कि नहीं होता है? बोलो। I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज बाई टाइम क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। उसी तरीके से डिफरेंशियल या छोटे मोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए बात कर रहे हैं और किसी छोटे टाइम के लिए बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? I इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी।
अब यहाँ पे हमने क्या किया कि Q की वैल्यू तो हमें पता है ना, Q की वैल्यू क्या है, C E नॉट साइन ओमेगा T। तो बेटा ध्यान से देखेंगे, यहां से मैं यहां से अलग करके दिखाता हूं, यहां से देखो, I इक्वल टू डी अपॉन डी टी रख लिया, और Q की वैल्यू क्या है, C E नॉट साइन ओमेगा T, C E नॉट साइन ओमेगा T। तो I बराबर क्या हो जाएगा, अब C तो कांस्टेंट है, क्यों भाई, C और E नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और किसका डिफरेंशिएशन होगा, ओमेगा टी का। किसका डिफरेंशिएशन होगा भाई, ओमेगा टी का। तो यहां चलते हैं, C, यहां पे ध्यान से देखेंगे, C और E नॉट को बाहर कर लेंगे, और साइन ओमेगा टी का हम लोग क्या कर रहे हैं, डी बाई डी टी। डी बाई डी टी का मतलब क्या कर रहे हैं बताइए, डी बाई डी टी का मतलब क्या होता है, हाँ जी, डिफरेंशिएशन। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बताएंगे, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉस नहीं होता, डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाँ जी, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा होगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे समझने वाली बात है बेटा। अब जब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर लिया, तो यहाँ से क्या बन रहा है, आई इक्वल टू ई नॉट सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है, क्लियर है। अब कॉस ओमेगा टी को साइन के टर्म्स में लिखना है, कॉस ओमेगा टी को साइन के टर्म्स में लिखना है। अब यहाँ पे एएसटीसी रूल समझते हैं, आता है एएसटीसी रूल ना, सिखाया गया है। एएसटीसी रूल में क्या सिखाया, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कि कॉस पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, बहुत अच्छी। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो बेटा यहां ध्यान देना, अगर मैं इधर लेके चला आता हूं इस चीज को, और ये तो 90 है और ये क्या है, थीटा है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, जो भाई अरिहंत बताएं। बिल्कुल सही बात है, साइन 90 प्लस थीटा बेटा कॉस थीटा हो जाता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पर क्या पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, याद रहेगा। एएसटीसी का मतलब ऑल पॉजिटिव, इसीलिए रूल क्या कहलाता है, एएसटीसी। इसीलिए तो बार बार मैं बोलता हूँ कि एएसटीसी रूल कितना फायदेमंद है, ठीक है, हाँ वो सब आगे की बात है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि ये जो कॉस ओमेगा टी है, इसको साइन ओमेगा टी प्लस का 90 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और बच्चा यहाँ पे जो आ रहा था ई नॉट सी ओमेगा जो आ रहा था, और साथ में अब आ गया साइन पाई बाई 2 प्लस का ओमेगा टी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी नहीं। अब इसी चीज को अगर अलग तरीके से लिखा जाए, ध्यान से देखेंगे, इसी चीज को अगर अलग से लिखा जाए, मान लो मैं ऐसे लिख दूं, ई नॉट अपॉन में 1 अपॉन में ओमेगा सी। तो ये बताओ, ये तो पलट के अगर ये देखा जाए तो ये रेसिप्रोकल होके यही तो बनाएगा, ई नॉट ओमेगा सी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। तो इसी चीज को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, इसी चीज को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, अभी पता चलेगा क्यों लिखा है। तो ये चीज लिख लिया, और साथ में क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2। अब बच्चा ध्यान से समझना है कि अभी अभी जो हम लोगों ने बात करी थी कि ई नॉट अपॉन में एक्सएल प्योर इंडक्टिव के केस में इक्वल टू बात करा था वीएम अपॉन में आर। तो यहां से आपने देखा होगा कि वीएम रिजम्बल कर रहा था ईएमएफ से और आर रिजम्बल कर रहा था एक्सएल से, बात समझ रही। उसी तरीके से फिर से रिजम्बलेंस देखो इसका, ई नॉट अपॉन में कंपैरिजन करो, ई नॉट अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू वीएम अपॉन में फिर से आर कर देता हूं। तो ये तो आप समझ गए कि मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम ईएमएफ या पीक ईएमएफ से रिजम्बल कर रहा है।
और आर किससे रिजेंबल कर रहा है, 1/ओमेगा c से। बेटा ये जो 1/ओमेगा c है, इसी को एक्सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को एक्सी बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं भैया? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लिखेंगे जल्दी जल्दी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जी सर, एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसकी भी यूनिट क्या होगी भाई? बिल्कुल सही बात, इसकी भी यूनिट होगी ओम। इसको मैं देखता हूं तो मुझे ऑक्टोपस याद आता है। ठीक है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की पता करके आना कितनी आंखें होती हैं। ठीक है, तो ई नॉट अपॉन में 1/ओमेगा c जो बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा? आई नॉट बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस का π/2, जो कि आप देख रहे हैं कि ये साफ साफ लिखा हुआ है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का π/2। अब यहाँ पे क्या समझ आ रहा है? देखो इस बार करंट लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है? जब प्लस होता है ना तो लीड करता है, और जब माइनस होता है तो लैग करता है। तो यहाँ करंट लीड कर रहा है ईएमएफ से, कितना? 90 डिग्री। तो इस बार करंट कहाँ आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्यों भाई? देखो देखो, अभी हम लोगों ने एएसटीसी जब रूल बनाया तो कहाँ आ गया था हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस बार करंट कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? कितना प्यारा सा फेजर डायग्राम बन जाएगा इसका, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा बेटा। और यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री लेने के बाद हम क्या कर देंगे? ईएमएफ को दिखा देंगे, क्योंकि 90 डिग्री से करंट लीड कर रहा है। और तुम्हें पता ही है कि एक्स एक्सिस से क्या बनता है? ओमेगा टी बनता है। एक्स एक्सिस से क्या बनता है? ओमेगा टी बनता है। तो इस बार देखा करंट कहां से जा रहा है? ऊपर से जा रहा है ना। और नेगेटिव था तो किधर से निकल रहा था? नीचे से। क्लियर हो रही होगी बात? फीचर्स बहुत प्यारे होते हैं, एक बार में समझ में आ जाने वाले होते हैं। समझ आ रहा है भाई? नोट हो गया सबका? ऑक्टोपस मत दिखाओ, ये नोट हुआ कि नहीं? ठीक है, पता नहीं, गूगल करना। रेशियो बना रहे हो? 8 हाथ है तो 4 आंखें होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें बात करेंगे। सबसे पहला नंबर, एक चीज हम लोगों ने पढ़ी है भाई, कि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है बेटा? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल। अगर इसी चीज को थोड़ा सा खोल के लिखा जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल होता है। क्या होता है बेटा? एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल होता है। क्यों भैया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जब 2 पाई एफ एल हो रहा है, इसका सीधा मतलब क्या है कि एक्सएल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ना होगा। ऐसे रिलेशनशिप को कौन सा रिलेशनशिप बोलते हैं? लीनियर रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे भाई? लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप को कैसे दिखाते हैं? स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं भाई? स्ट्रेट लाइन से। इसलिए बड़े प्यार से एक स्ट्रेट लाइन खींच दी और काम टना टन है। बिल्कुल खींचिए, यही रिलेशनशिप दिखाना है भाई। ठीक है, दूसरा एक्सी की बात करता हूं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करता हूं बच्चा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू क्या होता है? एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा c होता है। तो यहां से इनवर्स रिलेशनशिप आएगा। क्या आएगा भाई? इनवर्स रिलेशनशिप आएगा बेटा। ठीक है, 1/f आएगा। तो ये चीज क्या होगी? जैसे जैसे एक्सी बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो क्या होगा बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप। बिल्कुल उठाओ भाई, मैम का फोन कैसे छोड़ सकते हो यार? सी इज इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी।
हो गया नोट? ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझ आ रही थी, क्या समझ में आ रही है कि इंडक्टेंस जो L है, L कैन नॉट डिक्रीज डायरेक्ट करंट, इट कैन ओनली डिक्रीज अल्टरनेटिंग करंट। मतलब इंडक्टेंस का प्रभाव किस पे है बेटा? डायरेक्ट करंट पे प्रभाव नहीं है, किस चीज पे? अल्टरनेटिंग करंट पे उसको क्या करता है? करंट को डिक्रीज कर सकता है। दो ही तरह के करंट होते हैं, एक अल्टरनेटिंग और एक डायरेक्ट। डायरेक्ट करंट तुम्हें पता ही है कि उसकी वेव फॉर्म कैसी बनती है, ऐसे। अल्टरनेटिंग वाले की ऐसे। समझ गए? कैपेसिटेंस के बारे में बात करता हूँ। कैपेसिटेंस सी क्या करता है? इट अलाउ एसी टू फ्लो थ्रू इट बट इट ब्लॉक्स डीसी। कैपेसिटेंस क्या करता है? अपने थ्रू एसी को जाने देता है लेकिन डीसी करंट को नहीं जाने देता है, ब्लॉक करता है। बेटा ध्यान रखना, कैपेसिटेंस क्या करता है? डीसी को ब्लॉक करता है। अच्छा, तब क्या हो? ध्यान से समझना है। ये है बढ़िया सवाल, और यहाँ से अच्छे खासे सवाल बनते हैं। अबे बस बस आ रहा है वो भी था। हाँ भैया रुक जाओ, आ रहा है। इम्पिडेंस बोलते हैं बेटा। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपके दिल की भड़ास को समझता हूँ। तो एल सी आर जो है बेटा, एल का मतलब समझ रहे हो इंडक्टर, सी का मतलब कैपेसिटर, आर का मतलब रजिस्टर। तो एल सी आर का मतलब क्या है? ये तीनों के तीनों कंपोनेंट क्या हो गए बच्चा? एक ही सर्किट में आ गए। बात समझ आ रही है कि नहीं? एक ही सर्किट में आ जाए। तो उस केस में आपने देखा कि यहाँ इंडक्टर जोड़ दिया, यहाँ कैपेसिटर जोड़ दिया और यहाँ रजिस्टर जोड़ दिया है बच्चा। द अप्लाइड ईएमएफ अपीयर्स एज वोल्टेज ड्रॉप। जहां पे वोल्टेज ड्रॉप, अब देखना लोड जो होते हैं ना, बेसिकली लोड के पास क्या होगा? वोल्टेज का ड्रॉप होता है कि नहीं? लोड के पास क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर अगर आर है तो वी आर हो जाएगा बेटा, एल है तो वी एल हो जाएगा, और सी है तो वी सी हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कह रहा इन आर करेंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तुम्हें पता है आर के केस में करंट और वोल्टेज क्या होते हैं? बताओ, बोलो बोलो बोलो। आर के केस में करंट और वोल्टेज फेज में होते हैं कि लीड करते हैं कि लैग करते हैं? तो इसलिए देखो बच्चा, यहाँ पे आर के केस में क्या हुआ? करंट और वोल्टेज क्या है? फेज में है। देखो इस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पक्का? दूसरे केस में बात करता हूं। इन एल करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई टू। बात समझ आ रही? इसमें अगर हम बात करते हैं एल के केस में, इंडक्टर के केस में, तो करंट क्या करता है? लैग करता है। करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। किससे? वोल्टेज से। तो वोल्टेज ऊपर चला गया और करंट कहाँ है? नीचे ही है। 90 डिग्री का डिफरेंस मिल गया। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कैपेसिटर के केस में क्या होगा? करंट लीड करता है बेटा, करंट लीड कर रहा है, यानी करंट ऊपर है और वोल्टेज कहाँ चला जाएगा? नीचे हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ईएमएफ के बारे में बात करता हूं। इसका जब फेजर डायग्राम बनाया जाएगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखेंगे। अब क्योंकि वी सी प्लस का ऊपर जा रहा है तो वी सी ऊपर जाएगा, माइनस का वी सी कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। कैपेसिटर जो है ऊपर और नीचे दोनों शो करेगा ना, क्योंकि जब करंट नहीं रहेगा तो उस केस में क्या होगा? वो रखता है। करंट नहीं होगा तो उसमें करंट क्या होता है? स्टोर्ड होता है। वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज क्या होगा? स्टोर्ड होगा। तो वीसी ऊपर और नीचे दोनों जाता है। तो इस केस में यहाँ पर जो नेट वोल्टेज आएगा वो क्या आ जाएगा? वीएल पॉजिटिव का, वीसी नेगेटिव का। तो क्या आएगा? वीएल माइनस वीसी। वीएलसीसी मत याद कर लेना, क्या हो जाएगा? वीएल माइनस वीसी। और ये वाली चीज तो तुम्हें पता है करंट की है, और साथ में किसकी है? वोल्टेज, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है। और ये हमारी नेट ईएमएफ के बारे में बात हो रहा है। तो ये देखा जाए
तो थोड़ा सा तुम्हें याद आ रहा होगा, पाइथागोरस थ्योरम याद आ रही है तुम्हें? तो बस यही हुआ है, यहां से निकाल दिया, ईएमएफ बराबर अंडर रूट लगा दिया बच्चा, और वी आर का स्क्वायर वोल्टेज को देख रहे हैं खाली, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो आई इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू ईएमएफ अपान में, बोलो, ईएमएफ अपान में टोटल रेजिस्टेंस होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे समझना, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई रजिस्टर एज वेल एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर एंड कैपेसिटर ऑल्सो। तो उस केस में जो कंबाइंड फॉर्म बनता है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। एलसीआर सर्किट का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आता है उसी चीज को हम लोग क्या बोला है? इम्पीडेंस बोला। तो बार बार आपसे पूछेगा, कहेगा कि इम्पीडेंस क्या करिए? इम्पीडेंस निकालिए। तो इम्पीडेंस निकालना बहुत आराम से आप सीख लीजिए कि जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस क्या चीज? ये है फेज। क्या है भैया? फेज। फाइव, फाइव का मतलब क्या है? बेसिकली फेज डिफरेंस को शो कर रहा है। किस चीज को डिफरेंस को शो कर रहा है? फेज डिफरेंस को। जैसे उसमें हम लोगों ने ओमेगा टी लिया हुआ था, यहाँ पे इस केस में क्या लिया जाता है? फाई लिया जाता है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, अब यहां से अगर ओमेगा के केस में चेंज करना हो तो तुम्हें टेंशन तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर है बेटा। एक्सएल की जगह पे क्या होता है तुम्हें पता है? ओमेगा एल। और एक्सी की जगह पे क्या होता है? 1 ओमेगा सी। और इसका क्या कर देते हैं बेटा? स्क्वायर कर देते हैं। तो ये वाली चीज जो है ओमेगा के टर्म्स में निकल के चली आती है। tan फाई के केस में बात करता हूँ, tan ऑफ फेज डिफरेंस फाई। तो अगर मैं tan की बात करता हूं तो tan इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो क्या हो जाएगा? VL माइनस VC अपॉन में बेस क्या हो जाता है बेटा? VR। तो बहुत प्यार से निकाल सकते हैं। या इसी चीज को XL माइनस XC, VL के करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंस क्या है? XL, VC की करस्पॉन्डिंग XC अपॉन में VR के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। तो XL माइनस XC अपॉन में R कर देंगे तो भी निकल जाएगा। या इसी चीज को बेटा एक और चीज, XL का फार्मूला क्या होता है? ओमेगा एल माइनस एक्सी का क्या होता है? 1/ओमेगा सी, और अपॉन में आर का तो आर ही होता है। तो इस तरीके से भी आप क्या निकाल सकते हो? क्या बेटा? हाँ जी, एक्सेल को ही तो ओमेगा एल लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। तो जल्दी से नोट करेंगे बहुत प्यार से। बहुत 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 समझ गए? देखो भाई, सवाल क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, फिर आराम से करेंगे इसको। एक प्योर इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है? प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी, एमएच का मतलब क्या है? मिली हेनरी, इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या पूछ रहा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका मतलब एक्सएल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चा? एक्सएल पूछ रहा है। आरएमएस करंट पूछ रहा है, यानी कि आई आरएमएस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आई आरएमएस पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 25 मिली हेनरी, यानी 10⁻³ हेनरी दिया हुआ है। ठीक है ना? मिली का मतलब समझते हो ना, 10⁻³ अब तुम्हें बताना है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बता दो सबसे पहले, और आरएमएस करंट बता दो। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है बताओ? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, यही सीखा है ना? एक्सएल इक्वल टू क्या सीखा है? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल सीखा है कि नहीं सीखा है? ठीक है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल सीखा है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2πf इंटू एल, यही सीखा है। ठीक है, तो 2 पाई की जगह पे क्या होगा बताओ मुझे? 22/7। एफ की वैल्यू कितनी है? 50। एफ की वैल्यू कितनी है? 50। और एल की वैल्यू कितनी है? 25 इंटू 10⁻³ तो इस चीज को अगर हम लोग ना 3.14 लिखें तो ज्यादा अच्छा। क्या लिखें? 3.14। ठीक है बेटा, तो यहां से देखेंगे कैसे सॉल्व करा जाए, इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए बताओ? ऐसे देखो, 2 इंटू 50 कितना हो गया? 100। 100 और यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट लगाया तो खत्म।
तो 314 तो ऐसे ही निकल गए, इंटू 25 इंटू 10⁻³ बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और यहाँ पर एक चीज और गिवन थी, मैंने नहीं लिखा, V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट। अच्छा 220 वोल्ट ये जो दिया हुआ है बेटा, ये आरएमएस वैल्यू है कि नहीं है? तो तुम्हें बोलना चाहिए हाँ भैया, जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो क्या होती है, हमेशा आरएमएस की वैल्यू होती है। तो ये वाली चीज तुम्हारी एक्सेल निकल गई। 314 इंटू 25 को सॉल्व करा जाए कितना बनेगा, तो 100/4 कर लिया जाए। तो 100/4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28 और 3 4 4 8 जा 20 4 8 जा 32 20 और 4 78.5 इंटू 100 इंटू 10⁻³ कितना आ रहा, समझ रहा? 300 क्या भाई, 78.5 बिल्कुल सही है। तो ये आंसर बनेगा तुम्हारा 78.5 इंटू 10⁻⁻1, या इसी चीज को लिख सकते हैं 7.85 ओम। ठीक है जी, ठीक है कोई नहीं, गलत हुआ है बेटा, एकदम सेम यही है। मैंने कुछ और नहीं किया, ये जो 100 आया था ना, अरे सर ये 25 था ना, इसी 25 को हमने 100/4 लिख लिया, है ना, तो वहां से चीजें सॉल्व हो गई। अब तुमसे क्या पूछ रहा है बेटा, IRMS पूछ रहा है। तो IRMS निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, V अपॉन में क्या कर लेते हैं, एक्सेल कर लेते हैं, रिएक्टेंस ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो 220 बटे में 7.85 कर लिया जाए, कितना आ रहा है बताएंगे, 220 बटे में 7.85, ये आएगा 28.02 एम्पियर, 28.02 एम्पियर, ये आंसर था। ठीक है, तो 28 एम्पियर आपको दिख रहा होगा और ये 7.85, एक ही चीज है बेटा, 2πfl है ना, सेम वही चीज है। तो आज के लिए रखते हैं इतना।